जिनकी पावन उपस्थिति इस समारोह की शोभा बढ़ा रही है, ऐसे आज के समारोह के प्रमुख वक्ता का स्वागत करना अपने आप में गौरव की बात है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से स्वयंसेवक, प्रचारक तथा राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य के रूप में जिनका सदैव योगदान रहा है, ऐसे आज के प्रमुख वक्ता परम आदरणीय श्री भैयाजी जोशी जी का स्वागत एवं सत्कार करने हेतु मैं संस्था अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर ताराताई एवं संस्था के सचिव आदरणीय श्री गोपाल जी से नम्र निवेदन करती हूँ। आज के प्रमुख अतिथि माननीय देवेंद्र जी फडणवीस, पूर्व मुख्यमंत्री एवं सांप्रत विपक्ष के नेता, आज यहाँ उपस्थित नहीं हो सके, किंतु उन्होंने अपनी शुभकामनाएं एवं विचार वीडियो के माध्यम से हम तक पहुँचाए हैं। आइए सुनते हैं माननीय श्री देवेंद्र जी की ओजस्वी वाणी को। नमस्कार। शंकरलाल खंडेलवाल महाविद्यालयाच्या नवनिर्मित पद्मानंद या सभागृहाचे लोकार्पण आज होते आहे, ही अतिशय आनंदाची बाब आहे। यानिमित्त आयोजित संकल्प सिद्धी समारोहाला उपस्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य आणि माजी सरकार्यवाह माननीय भैयाजी जोशी हे सुद्धा उपस्थित आहेत। या कार्यक्रमाला प्रत्यक्ष उपस्थित राहता आले असते तर मला अत्याधिक आनंद झाला असता, पण राज्यातील राजकीय परिस्थितीमुळे मुंबईमध्ये थांबणं हे अनिवार्य असल्याने उपस्थित राहता आले नाही, याचा मला निश्चित खेद वाटतो। त्यामुळेच व्हिडिओ माध्यमातून आपल्याशी संवाद साधतो आहे। मला आनंद आहे की गुणसंपन्नता आणि राष्ट्रभक्ती हे दोन सर्वोच्च ध्येय डोळ्यापुढे ठेवून महाविद्यालयाची संरचना करण्यात आली। विद्यार्थी हे आपल्या देशाचे भविष्य आहे आणि भक्कम आधारस्तंभ सुद्धा। आपले पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदीजी यांनी जी विकासाची प्रक्रिया संपूर्ण देशभर सुरू केली आहे, त्यात युवा हा एक अत्यंत भक्कम आधार आहे। युवा शक्तीला जर योग्य दिशा दिली तर या प्रक्रियेवर वाटचाल हे फार कठीण काम नाही। या युवा वर्गाला संस्कारित करण्याचे काम संस्थेच्या माध्यमातून अतिशय वेगाने सुरू आहे। आज जवळजवळ 22 वर्षापासून हे काम अव्याहतपणे सुरू आहे। आपले आदर्श स्वर्गीय अटलजी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे माजी सरसंघचालक पूजनीय रज्जू भैया, पूजनीय सुदर्शनजी, विद्यमान सरसंघचालक परमपूजनीय डॉक्टर मोहनजी, माजी राष्ट्रपती डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, आमचे नेते स्वर्गीय प्रमोदजी महाजन, अशा दिग्गजांचा आशीर्वाद या शिक्षण प्रसारक मंडळाला लाभला आहे। 63 वर्षाची संस्था आणि 22 वर्षापासून या महाविद्यालयाची अतिशय यशस्वी वाटचाल होते आहे। ही विद्यार्थ्यांची एक प्रकारे कल्याण यात्रा आहे। महाविद्यालय म्हटलं की गुणवत्ता हवीच आणि गुणवत्तेसाठी त्या योग्य सुविधासुद्धा हव्यात। नॅक मानांकन तर या महाविद्यालयाला मिळाले आहेच आणि आता एक सुसज्जित सभागृहसुद्धा निर्माण झाले आहे, याचा मला अतिशय आनंद आहे। शिक्षणासाठी दान करणारे विरळेच असतात। आज या सर्व दानदात्यांचा सत्कार करताना मला अतिशय आनंद झाला असता, पण कार्यक्रमाला प्रत्यक्ष उपस्थित राहता न आल्याने त्यांचे आशीर्वादच मी या ठिकाणी मागतो आहे। आपण केवळ दानदाते नाही तर ज्ञानदानाच्या प्रक्रियेतील एक महत्त्वाचे दुवे देखील ठरले आहात। मला खात्री आहे की आपल्या या सर्वोच्च दानामुळे हजारो विद्यार्थ्यांच्या जीवनात एक नवा सूर्योदय होईल, परिवर्तनाचे एक नवे माध्यम खुले होईल। मी आपणा सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा देतो। आज नवीन शैक्षणिक धोरण, ऑनलाईन विद्यापीठ अशी अनेक दालनं खुली होत असताना हा कार्यक्रम आयोजित होतो आहे, हे अतिशय महत्त्वपूर्ण आहे। मी या कार्यक्रमाला अनेक शुभेच्छा देतो। संस्थेला भेट देण्यासाठी यथावकाश मी येईनच, पण आज केवळ ऑनलाईन शुभेच्छा देऊ शकतो आहे।
प्रत्यक्ष उपस्थितीतून मला आपण सूट द्याल आणि येऊ न शकल्याबद्दल क्षमा कराल ही खात्री आहेच. या संकल्पसिद्धी समारोहाला पुन्हा एकदा खूप खूप शुभेच्छा देतो आणि आपली रजा घेतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. सम्माननीय देवेंद्र जी के वीडियो से कुछ पल के लिए ऐसा लगा मानो वो प्रत्यक्ष ही हम सबके बीच में हैं। आपके मार्गदर्शन के लिए मैं आपके प्रति हमारी कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ और आपके आगमन के लिए हम सदा ही उत्सुक हैं। तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, इस प्रेरणामयी गीत के लिए मैं सादर आमंत्रित करती हूँ श्री खराबे सर को। मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित। मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिंचन, किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन। थाल में लाऊं सजा कर, भाल जब स्वीकार कर लेना, दया कर यह समर्पण। गान अर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित। मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित। मांझ दो तलवार को, लाओ न देरी, बांध दो कस कर कमर पर ढाल मेरी। भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, शीश पर आशीष की छाया घनेरी। स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित। मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित। तोड़ता हूँ मोह का बंधन, क्षमा दो। तोड़ता हूँ मोह का बंधन, क्षमा दो। गाँव मेरा द्वार घर आंगन, क्षमा दो। आज सीधे हाथ में तलवार दे दो और बाएं हाथ में ध्वज को थमा दो। यह सुमन लो, यह चमन लो, नीड़ का ऋण ऋण समर्पित। मन समर्पित,
तन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। मन समर्पित तन समर्पित और यह जीवन समर्पित। मन समर्पित तन समर्पित और यह जीवन समर्पित। धन्यवाद सर। यथार्थ ही सर अपनी ओजस्वी वाणी से हमें उद्बोधित करें। शिक्षण प्रसारक मंडळाच्या अध्यक्षा श्रीमती ताराताई, मंचावर उपस्थित अन्य सर्व महानुभाव, या पद्मानंद लोकार्पण कार्यक्रमाला उपस्थित सर्व सज्जन वृंद, बंधू आणि भगिनी, मैं जानता हूँ यहाँ पर हिंदी अधिक समझने वाले लोग हैं, इसलिए मेरे मराठी के कारण आपको लगा होगा अभी मराठी सुनना पड़ेगा। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ विशेष नापदंड सामने रखकर जिन्होंने इस कार्य को प्रारंभ किया, ऐसे स्वर्गीय काका जी, विदर्भ के लोग बड़े भाग्यशाली है कि इस प्रकार के महानुभावों का सानिध्य, दर्शन, मार्गदर्शन सबको प्राप्त हुआ है। और अकोला निवासियों के लिए तो और भी भाग्य है कि काका जी का जीवन हम सब लोगों ने बहुत निकट से देखा है। अभी ये गीत हुआ तन समर्पित मन समर्पित, इसका दर्शन उनके जीवन में हम लोगों ने किया है। कभी काव्य पंक्तियां सुनकर व्यक्ति उस प्रकार बनने की कोशिश करता है, और कभी ऐसे जीवन सामने जब दिखते हैं तो कविताओं की पंक्तियां लिखी जाती हैं। स्वर्गीय काका जी खंडेलवाल जी जैसे महानुभाव जिन्होंने देखे, उन्होंने इस काव्य का निर्माण किया है, और इसलिए काल्पनिक नहीं हुई। सामाजिक जीवन में और भी बहुत कुछ करने के काम रहते हैं, परंतु शिक्षा के क्षेत्र में चलने वाला कार्य किसी भी राष्ट्र की, किसी भी समाज की एक मूलभूत आवश्यकता है। इसलिए संस्थाएं बनती हैं, विद्यालय शुरू होते हैं, इसका विस्तार होता है, बहुमुखी विकसित होते हैं। और इसलिए इस प्रकार के शैक्षिक संस्थानों की भौतिक ऊंचाई भी बढ़नी चाहिए और प्रभाव क्षेत्र भी बढ़ना चाहिए।
और इसलिए इस शिक्षण प्रसारक मंडली के इस विस्तार में बहुत लोगों को कुछ करने का भाग्य प्राप्त हुआ है। प्रतिनिधि के रूप में कुछ सम्मान यहाँ पर हुआ, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी शक्ति इस संस्थान के पीछे वो भावात्मक भी है, विचारात्मक भी है और भौतिक संपदाओं से युक्त होने के लिए जो करना चाहिए उस प्रकार की भी शक्ति यहाँ पर है। और इसलिए संस्था चलाने वाले जो भी लोग हैं वो इस बात के लिए आपकी ओर देखकर आश्वस्त है कि जो जो भी आवश्यकताएं होगी आप आवश्यकताएं तय कीजिए, पूरा करना हमारा काम है। ऐसा मानने वाला समाज का वर्ग परंतु मैंने जैसा कहा कि इस प्रकार के कार्य सुचारू रूप से चले इसके लिए तो आवश्यकता रहती है, पर इतने मात्र से काम नहीं चलता है। और शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों के मूल्यांकन के बिंदु बहुत अलग हों। बने हुए हम आसपास हम देखते हैं, सब प्रकार की अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त इस प्रकार के केंद्र हमारे सामने आते हैं, लेकिन प्रश्न आता है कि क्या इस प्रकार के केंद्रों से जो निर्माण होना चाहिए वो उसकी प्रक्रिया कितनी प्रभावी है। परंतु मुझे एक आनंद है, एक विश्वास भी है कि जिस व्यक्तित्व का नाम इस सारे संस्थान से जुड़ा हुआ है उनकी स्मृतियां हमें इस मार्ग पर सही दिशा में चलने के लिए बल प्रदान करती रहेगी और इसलिए उन व्यक्तित्व का स्मरण हो। आज एक बड़ी चुनौती है देश के सामने, और वो चुनौती समाज के निर्माण की है। और समाज का निर्माण भौतिक साधनों से जितना होता है उससे भी ज़्यादा है। उसका जीवन कैसा है, उसकी सोच कैसी है, उसका आचरण कैसा है, वो उसकी पहचान बनती है। हजारों वर्षों से एक विकसित होता आया भारत का यहाँ का राष्ट्र जीवन आज विश्व के सन्मुख एक अपनी अलग पहचान लेकर खड़ा है। आज संकट उस पहचान को बनाए रखने का है। और इसमें शैक्षिक संस्थानों की भूमिका एक महती भूमिका है। किसी ने पूछा कि इस देश का भवितव्य क्या है, तो एक बहुत ही चिंतनशील व्यक्ति ने कहा कि वहाँ का जो बालक है, युवा वर्ग है, उसकी जिह्वा पर गीत कौन से है बताइए, मैं देश का भविष्य बता सकता हूँ। वो तय करता है और जिह्वा पर तो वही आता है जो मन के अंदर आता है, मन को प्रभावित करता है, वही जिह्वा से निकलता है, वही मुख से निकलता है। और इसलिए हृदय की गहराई में, अंतःकरण में क्या उतारा जाता है उसका अपना एक महत्व है।
नहीं, उसका भी महत्व है ऐसा मैं नहीं कहूँगा। वो एकमात्र है कि समाज की, राष्ट्र की सब प्रकार से विकसित अवस्था की ओर ले जाना, उसमें उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। आर्थिक संपदा तो नहीं है, आर्थिक संपदा तो आएगी जाएगी। भौतिक संपदा पुरुषार्थ से प्राप्त करते हैं, परंतु श्रेष्ठत्व ये भौतिक संपदा से नहीं, उसके आंतरिक क्षमता से, आंतरिक संस्कारों से होती है। और संस्कार ग्रहण करने की भी एक आयु है। एक आयु के बाद कोई संस्कार की बात करेगा तो कोई स्वीकार नहीं करता है। ना तो नहीं कहेंगे पर हाँ भी नहीं कहेंगे। इसलिए भारत के समाज जीवन में बाल्यकाल से ही उसके विकास की चर्चा होती है। घरों में होती है, समाज में होती है, परिवारों में होती है, मंदिरों में होती है, विद्यालयों में होती है। परंतु आज के इस भौतिकवाद के वातावरण में आज का भारत का युवक सोचता है कि हमें जापान से बराबरी करना है, हम चीन के समान आगे बढ़ना चाहते हैं। क्या ये सोच पर्याप्त है? क्या ये सोच सही है? क्या ये चिंतन व्यक्ति को, समाज को सही दिशा में ले जाने वाला है? तो भारत के मनीषियों ने कहा कि अब्दुल कलाम जी जैसे व्यक्ति यहाँ पर आकर गए, ऐसे और भी 4 नाम लिए जा सकते हैं कि जिन्होंने इस बारे में मार्गदर्शन जो किया। उन्होंने कहा कि आज अगर चुनौती है तो भारत को भारत बनाए रखने की चुनौती है। भारत को और किसी का बनने की आवश्यकता नहीं, किसी के समान बनने की आवश्यकता नहीं। और ये संकट आज हम सबके सामने है। एक बार एक राजनीतिक नेता से बातचीत हो रही थी। अच्छे अध्ययनशील थे। सभी राजनीतिक नेता ऐसे नहीं होते, कुछ अच्छे भी होते हैं। तो उन्होंने कहा कि पूरे दुनिया में मैं भ्रमण करके आया हूं। मैं आज विश्वास के साथ आपको कह सकता हूं कि भारत के जैसा व्यक्ति दुनिया में और कहीं पर भी नहीं है। अब वो भारत के जैसा व्यक्ति यानी क्या है, वो उसको समझना, उसको संभालना, उसको विकसित करना, उसका पोषण करना, इसकी आवश्यकता। लेकिन जहाँ से ये होगा वो शिक्षा का क्षेत्र, जहाँ से ये बीज डाला जाता है। आज प्रश्न है कि क्या इस प्रकार का सही पोषण हो रहा है? मैं ज़्यादा पीछे पुरानी बातों में नहीं जाऊंगा। मैं 1947 के बाद की बात करता हूं। इस देश ने कई ऊंचाइयों पर आगे बढ़ा है। देश कोई ना कोई मूल में सोचने वाले अपने भाग्य से इस देश के अंदर रहे हैं। इसलिए 48 के बाद भी जो भी एक बातें सामने रखी गई, उसको स्पष्ट करने के लिए संस्कृत में लिखे हुए सुभाषितों का ही सहारा लेना पड़ा है। फिर वो पार्लियामेंट हो या और भी कोई जीवन के क्षेत्र हो। संसद भवन में जहां पर सभापति बैठते हैं, उसके पीछे लिखा है कि राज्य धर्म के आधार पर चलता है। लिखा है।
न्याय व्यवस्था को सत्यमेव जयते के अलावा और कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। बीमा कंपनियों के अपने प्रचार के लिए भी योगक्षेम वहाम्यहम् यही कहना पड़ा। तो इस प्रकार का जब हम दृश्य देखते हैं तो भारत के मनीषियों ने जीवन के सभी क्षेत्रों के बारे में सोचकर कुछ भूमिका रखी है। हम सब का मैं संदर्भ मैंने इसलिए कहा कि 48 के बाद इस देश में जो विकास हुआ, हम विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ गए। देश ने कई वैज्ञानिक देखे, भाभा से लेकर अब्दुल कलाम जी तक, कि जिन्होंने अपना तन और मन, सारी अपनी बौद्धिक क्षमताएं इस देश को विज्ञान के युग में आगे ले जाने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग किया। एक समय था कि हम स्वावलंबी नहीं थे, परावलंबी थे। 2 समय के भोजन के लिए जो अन्न चाहिए वो यहाँ पर उगाने की हमारा सामर्थ्य नहीं था। हम अमेरिका से गेहूँ मंगाते थे, वो सड़ा गला बेचता था, हम खाते थे। भिखारी को कोई चॉइस नहीं है। अंग्रेजी में कहा गया बेगर से नो चॉइस, हम जो देंगे वो खाओ आप। वहाँ से आज भारत कई देशों को कई प्रकार के कृषि उत्पाद भेजने के लिए सामर्थ्य संपन्न हुआ है। प्रसार माध्यमों के क्षेत्र में हम इतने आगे बढ़ चुके हैं। आज भारत के अंदर किसी ने अध्ययन करते हुए बताया कि सबसे ज़्यादा इंटरनेट का उपयोग करने वाला भारत है। औसत उन्होंने बताया 2.5 घंटे 3 घंटे व्यक्ति इंटरनेट का उपयोग करता है। 80 करोड़ से ज़्यादा लोग इंटरनेट का उपयोग करते हैं। 80 करोड़ क्या होता है? हम प्रसार माध्यमों के बारे में सोचे तो कहाँ तक पहुँचे हैं आज हम। फिर वो दूरदर्शन हो, फिर वो समाचार पत्र हो, मासिक पत्रिकाएं हो, पहुँचे। एक समय था यहाँ आवागमन के साधनों की बड़ी एक मुसीबत थी। आज पहले कभी 4 धाम की यात्रा के लिए लोग निकलते थे तो सब रो रो कर आंसू बहाकर उनको विदाई देते थे कि अब 4 धाम की यात्रा के लिए जा रहे हैं, पता नहीं वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। स्थिति है, बोले 3 दिन में 4 धाम की यात्रा पूरी करके घर पे आता है व्यक्ति वापस। कुछ होता नहीं। तो ये बढ़ गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की चिकित्सा व्यवस्था आज भारत में उपलब्ध हो गई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शैक्षणिक संस्थान भारत के अंदर खड़े हुए, बाहर से लोग आना शुरू हुआ है। तो ये जो एक इस नापदंडों पर 48 के बाद भारत गतिमान हुआ, विश्व की स्पर्धा में खड़ा हुआ, उद्योग जगत में आगे गया। आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इसमें भारत के साथ कोई तुलना नहीं कर सकते। इस प्रकार की भारत की युवा शक्ति ने प्रगटीकरण किया। कुछ लोग अत्यंत निष्ठावान रहे, उन्होंने अपने विज्ञान का उपयोग दुरुपयोग नहीं होने दिया है। हाइड्रोजन बॉम्ब बनाया, हाइड्रोजन बॉम्ब का उपयोग क्या हुआ? हिरोशिमा पर डालने के लिए, कि जो ऊर्जा निर्माण करने के लिए करने की बात थी। प्रामाणिक वैज्ञानिकों ने उसके लिए उसका निर्माण किया, परंतु मनुष्य ने क्या किया उसको। और एक तरफ भारत की बात हम देखते हैं,
दुनिया की स्पर्धा में भारत ने इसरो और इस प्रकार की संस्थानों ने बहुत प्रगति की। हम कई प्रकार के सैटेलाइट भेजते हैं, दुनिया आसमान में, अवकाश में भेजते हैं, पर हमारे सैटेलाइट भेजने का उद्देश्य दुनिया को शिक्षा देना है, इसलिए उसका नाम है एजुसेट। दुनिया के अन्य देश जासूसी करने के लिए सैटेलाइट लगाते हैं, भारत एक देश ऐसा है कि जो ज्ञान विज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए इस नए साधन का उपयोग करता है। जो कहा गया है कि भारत का व्यक्ति अलग है। और इसलिए इन सारे भिन्न भिन्न प्रकार के नापदंडों पर भारत आगे बढ़ा, लेकिन इसके साथ एक पीड़ा देने वाला दृश्य भी अपने यहाँ पर है। करता हूँ, महाराष्ट्र के बारे में लिखा है कि जिसको आज के इसमें एक प्रगत राज्य माना जाता है। मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, महाराष्ट्र एक प्रगत राज्य, आज के प्रगति के मापदंड अलग है। उन्होंने यहाँ के विद्यालयों का अध्ययन किया और विद्यालयों का अध्ययन करने के बाद एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक का नाम है इथे शाळा आहे शिक्षण नहीं। शालाओं का निर्माण करना यह भौतिक है, शिक्षा नहीं। वो भवन तो नहीं करेगा ना शिक्षा का काम। विद्यालय शिक्षा नहीं, क्यों नहीं है? दूर दराज में रहने वाले जनजाति बंधु है, कौन जाएगा वहां तक शिक्षा का साधन लेकर? जिम्मेदारी किसकी है? आज जैसा मैंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के और स्वास्थ्य की चिकित्सा उपलब्ध भारत के अंदर हो रही है, ये एक तरफ दृश्य है। और एक तरफ सामान्य खांसी बुखार आता है तो एक सामान्य गोली देने वाला ग्रामीण क्षेत्र में कोई नहीं है। कौन करेगा इसका विचार? यह तो अपने आंतरिक प्रश्न है कि जिसकी व्यवस्था करना पूर्ण रूप से इस देश में रहने वाले, केवल मैं सरकार को जिम्मेदार नहीं मानूंगा, सामाजिक संस्थाओं की जिम्मेदारी है। क्या सामाजिक संस्थाएं जिम्मेदारी को निभाएगी? इसलिए बहुत अच्छा किसी व्यक्ति ने कहा कि यहाँ पर डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, कंप्यूटर साइंस के बड़े बड़े विद्वान बनते हैं, मनुष्य नहीं बनता है। ये समस्या है। तो सारी इस शिक्षा की व्यवस्था में मनुष्य निर्माण को कितना स्थान, आज कितना प्रतिशत मनुष्य निर्माण के लिए होता है, कितने साधन मनुष्य निर्माण के लिए होते हैं। उच्च प्रकार की पदवियां प्राप्त होगी, स्नातकोत्तर बनेंगे, डिग्रियां मिलेगी, मनुष्य कैसे बनेगा? और आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शिक्षा संस्थानों से भी ज़्यादा व्यक्ति की घड़ाई करने वाले शिक्षा संस्थान चाहिए। उसमें कहीं ना कहीं शिक्षण प्रसारक मंडल एक है, ऐसा मैं मानता हूँ। हमने जिम्मेदारी ली है। क्यों? काका जी का नाम है उसके साथ, स्पर्धा नहीं। हम स्पर्धा के लिए नहीं उतरे हैं। इस संस्थान के विकास की दिशा में काम करने वाले एक मिशन लेकर चले हैं, एक विजन लेकर चले हैं। वो विजन और मिशन कभी भी शिथिल नहीं होना चाहिए, वो मिटना नहीं चाहिए, वो बनाए रखना है। आज की सारे चकाचौंध में, स्पर्धा के युग में, प्रतियोगिता के जग में टिकाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए बहुत मूलभूत एक दृढ़ भाव चाहिए। और इसलिए बहुत ही, जैसा मैंने कहा कि भौतिक विकास आवश्यक है, लेकिन भौतिक विकास के साथ साथ
क्या मनुष्य का निर्माण होगा? क्या मनुष्य निर्माण की कल्पनाएं समाज जीवन में स्पष्ट होगी? जब तक सारा समाज इस मनुष्य निर्माण की प्रक्रिया के प्रति समर्पित नहीं होगा तब तक होने वाला नहीं। मैं एक स्थान पर गया था तो योगायोग से लगभग 250-300 माताएं इकट्ठी हुई। उनके साथ मुझे बातचीत करना थी। सब पढ़ी लिखी थी, व्यापार जगत में थी, उद्योग जगत में थी, शिक्षा के जगत में थी, चिकित्सा में थी, डॉक्टर्स थे, प्रोफेसर थे, एडवोकेट, सब प्रकार की महिलाएं थी वहाँ। मैंने उनको पूछा कि आप बताइए कि आपका बेटा क्या बने, इसके बारे में आपने क्या सोचा है? 35-40 आयु की महिलाएं थी। सबने यही बताया, डॉक्टर बनना चाहिए, प्रोफेसर बनना चाहिए, उसने एक बड़ा उद्योग चलाना चाहिए। ये सब बातें आ गई। मैंने कहा उनको कि क्या अपना बेटा वैज्ञानिक बने, ऐसा आपको लगता है? वैज्ञानिक बन के क्या करेगा? क्या आपको लगता है कि आपका बेटा सेना में जाना चाहिए? क्या आपको लगता है कि किसी प्रकार के समाज की समस्या का समाधान ढूंढने वाला मेरा बेटा बनना चाहिए? एक सोच बदलने की आवश्यकता है। मैं नहीं कहूंगा कि हम लोग समाज अपना दुर्बल रहे, गरीब रहे, पिछड़ा हुआ रहे, फटे हाल जीवन जिए, नहीं, वो भौतिक साधनों से संपन्न हो, लेकिन संपन्नता उसको पशुता की ओर ले जाएगी कि मनुष्यता की ओर ले जाएगी, और मनुष्यता के आगे देवत्व की ओर ले जाएगी कि नहीं जाएगी? आज एक सामान्य हम लोग अगर अध्ययन करेंगे तो ध्यान में आता है कि जो शिक्षा प्राप्त करने से अधिक अर्थोत्पादन होगा उसे शिक्षा में जाने की होड़ है। तो शिक्षा का उद्देश्य अर्थोत्पादन हुआ, किसे पैसा ज्यादा मिलेगा। यह सोच गलत नहीं परंतु अधूरी है। हाँ ठीक है, पैसा कमाना है, पर क्या मेरे जीवन का उपयोग मेरे लिए करूंगा कि और अन्यों के लिए भी करूंगा? मेरा कुछ ऋण है, मैं जो आज खड़ा हूं वो किसी के कारण खड़ा हूं। ये दृष्टिकोण कहाँ मिलेगा? क्या शैक्षिक संस्थाएं इस प्रकार का दृष्टिकोण देने के लिए समर्थ हैं? वो बनेगी। कभी कभी बड़ा मजेदार अनुभव आता है। एक युवक मिला, उसको मैंने पूछा क्या कर रहे हो, तो उसने कहा कि मैं विधि पढ़ रहा हूँ, लॉ ग्रेजुएट होना चाहता हूँ। लॉ, मैंने कहा क्या करोगे? वकील बनेंगे। तो मेरा अगला प्रश्न मैंने उनको पूछा कि वकील बनकर क्या करोगे? अब उसको किसी ने पूछा नहीं होगा, किसी ने बताया नहीं होगा, उसकी समझ में नहीं आया होगा, मालूम नहीं क्या है, लेकिन वो मौन हो गए। तो फिर मैंने ही कहा कि गुनहगारों को कानून से बचाने के लिए वकील बनना है, यही है ना? बोले हाँ, बराबर कहा आपने, इसके लिए। वो ये नहीं कह रहा है कि बेगुनाह लोग सजा में न जाए, दंडित न हो, उनको बचाने के लिए मैं करूँगा। वो कह रहा है गुनहगारों को कानून से बचाने के लिए मैं वकालत करूँ। वकील तो बन जाएगा, करेगा क्या? इसलिए प्रश्न है कि आने वाली सब प्रकार की पीढ़ियों को दिशा दर्शन कौन करने वाला है, मार्गदर्शन कौन करने वाला है, शिक्षा का उपयोग क्या है? और वो जो घड़ाई है व्यक्ति की, यहाँ पर मैंने कहीं देखा है कि व्यक्ति अपने आप को ही छेनी हथौड़ी से ठीक कर रहा है, ऐसा चित्र है, हम लोगों ने कई बार देखा होगा। तो ये व्यक्ति की जो घड़ाई है, वो घड़ाई होने का स्थान कौन सा है आज?
जो चाहिए वो स्थान दुर्भाग्य से बहुत दुर्बल होते जा रहे हैं। पहला स्थान तो परिवार है, माता पिता उसके गुरु है, आचार्य देवो बाद में आता है, मातृदेवो भव है, पितृदेवो भव है। कोई भी पूछेगा तो यही बताते हैं हमारी पहली माँ गुरु तो माँ है। वो माँ क्या सिखा रही है बच्चों, वो पिता क्या सिखा रहे हैं। कई समस्या रहती है ना। आजकल एक जवान मिला, टी शर्ट पहना हुआ था। आजकल टी शर्ट पर बहुत कुछ लिखा हुआ रहता है। उसके टी शर्ट पर लिखा था, मेरे पिताजी मेरे लिए एटीएम हैं। अब मेरे पिताजी मेरे लिए एटीएम है, जब तक वहाँ पर कुछ है तब तक वो है, जिस दिन खत्म हो जाएगा उस दिन मेरे पिताजी और मैं संबंध क्या है, क्या दिशा मिल देने वाली। एक छोटे बालक को मैंने पूछा कि क्या तुम घर की परिभाषा बताओगे? बोलना क्यों नहीं, बोले क्या है? तो उसने कहा, जहां पर मुझे जो चाहिए बिना पैसे के मिलता है उसको घर कहते हैं। जो कपड़ा चाहिए तो कपड़ा मिलेगा, खाना चाहिए तो खाना मिलेगा, साधन चाहिए तो साधन मिलेंगे, जहां मुझे पैसा देना नहीं पड़ता है। क्या ये परिभाषा विकसित होती जाएगी? क्या शिक्षा किया? इस सोच को अगर सही दिशा में लिया तो घरों की भी भूमिका है, सामाजिक संस्थाओं की भूमिका है, विद्यालयों की भूमिका है, मंदिरों की भूमिका है। ये सब प्रकार की भूमिकाएं जब ठीक होती है तो जैसा चाहिए वैसा समाज का निर्माण होता है। लेकिन इसमें बहुत शास्त्र शुद्ध अभ्यास होता है, वो विद्यालयों में ज़्यादा होता है। इसलिए विद्यालयों की भूमिका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बन गई है। और इसलिए सोचना ये पड़ता है कि हमारे यहाँ का बालक क्या बनकर जाएगा, और इस बनकर जाने की जो प्रक्रिया है वो ठीक चले, सुचारू रूप से चले, अच्छे ढंग से चले, इसके लिए आप लोगों की सहायता आवश्यक है। क्योंकि चलाने वाले लोग कुछ हैं, वो इस भाव से निश्चिंत रहेंगे कि नहीं, समाज हमारे साथ है, हम जो कल्पना करेंगे उस कल्पना को जमीन पर उतारा जा सकता है, हमें साधनों के लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं। इस प्रकार का विश्वास शैक्षिक संस्थाओं को संचालित करने वालों के अंदर कब आएगा? जब हमारे जैसे लोग खड़े रहेंगे उनके साथ, और वो भूमिका, उस भूमिका का निर्वहन करने का अवसर आप सब लोगों के जीवन में आया है। दान भी सत्पात्र होता है, ऐसा कहा जाता है। दान भी सही पात्र में जाना चाहिए। आपके अंदर इस प्रकार की करने की भावना है। एक सत्पात्र शिक्षण प्रसारक मंडली के रूप में आप सबके सामने है, और केवल एक नहीं, ऐसी सैकड़ों संस्थाएं आज भारत के अंदर, वो विकसित होनी चाहिए। बस एक अंतिम बात बताकर मैं मेरी बात पूरी करता हूं। ये सब ठीक चलना है तो 4 प्रकार के केंद्र हैं जो इस प्रकार की बातों को प्रभावित करते हैं। एक है इस देश के सब प्रकार के नीति निर्धारण करने वाले लोग, उनकी एक भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है कि अपने देश की शिक्षा की नीतियां क्या होगी, वो उसको आधारभूत बनाकर नीतियां बननी चाहिए। सौभाग्य है कि अपने यहाँ पर आज इस प्रकार का एक समूह हमको दिखाई दे रहा है कि हाँ, इस प्रकार दिशा में सोचने वाले लोग कुछ मिले, इसलिए वो नई नीति आई है। क्या देना है हमको छात्रों को आने वाले, कौन सा इतिहास पढ़ाना है, विज्ञान के द्वारा मनुष्य के अंदर कौन से गुणों का संवर्धन करना है। आज कहीं ना कहीं जानकारी केंद्रित शिक्षा हो गई है,
क्या वो ज्ञान केंद्रित होगी? व्यक्ति जानकारी से भरा हुआ बनेगा कि ज्ञानी बनेगा? वो ज्ञानी बनने की शिक्षा। इसलिए नीति निर्धारण करने वालों को भी सोचना पड़ता है। उस नीतियों को समझकर बहुत प्रामाणिकता से, समर्पित भाव से शिक्षा संस्थान खड़े होने चाहिए। केवल शासकीय व्यवस्था पर निर्भर होकर नहीं चलेगा, तो निजी व्यवस्थाएं होती है, खड़ी होनी चाहिए। अपने यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में है, पर दृष्टिकोण ये देखना पड़ेगा कि समाज का सर्जन किस। पर केवल संस्था चलाने से नहीं होगा, तो उन संस्थाएं काम करेगी वो शिक्षकों के माध्यम से, अध्यापकों के माध्यम से। क्या उस प्रकार के अध्यापक बनेंगे? क्या उस अध्यापक बनाने की कोई अच्छी व्यवस्था है? किसी ने बहुत मजाक में कहा, भारत के अंदर शिक्षा का महत्व तभी समाप्त हुआ जब 35 मिनट का पीरियड और 35 मार्कों का पास। मतलब 65% फेल है ही वैसे ही, परंतु वो तो पास माना जाता है। और जब 35 मिनटों में बांध दिया तो सिखाने वाले भी घड़ी देखते हैं, बैठे हुए बच्चे भी घंटी कब बजेगी देखते हैं। क्या होगा? तो क्या विजन है? शिक्षकों को है, अध्यापकों को है, दे कौन देगा वो? फिर तीसरा घटक आता है, वो छात्र आता है। उसको हम कौन सा, किस प्रकार का मार्गदर्शन मिलने वाला है? तुमको क्या पढ़ना है, क्या बनना है तुमको? उस बनने की तैयारी उसके अंदर कौन करेगा? इसलिए सरकार, संस्थान, अध्यापक वर्ग और मैं बालकों की बात करता हूं, बालकों से भी ज़्यादा माता पिता कैसे सोचे अपने बालक के बारे में, इसका मार्गदर्शन कौन करेगा? आज कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं आज कि हमारा बच्चा ये होना चाहिए, कितनी फी है, फी लो। तो माता पिता सोचते हैं कि मैंने फीस दे दी, मेरा काम पूरा हो गया। कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट से व्यक्ति निर्माण होता है, कॉन्ट्रैक्ट से देश के लिए आवश्यक शक्ति बनेगी। जब इस देश के अंदर जब पालक ये सोचने लगे कि जिम्मेदारी हमारी नहीं विद्यालय की है, तब और क्षरण हुआ है। इसलिए इन चारों धरातल पर, राज्य के धरातल पर, शैक्षिक संस्थानों के धरातल पर, अध्यापकों के धरातल पर और छात्र और अभिभावक उनके धरातल पर एक सकारात्मक प्रबोधन होने की आवश्यकता है। वो प्रबोधन करने का दायित्व हम सबका मिलकर है, ऐसा मैं मानता हूँ। और इसलिए इस प्रकार का ये कार्य, ये मामूली काम नहीं, चलते चलते करने का काम नहीं, योजना पूर्वक करने का काम है। और करने वाले लोग हमारे आमने सामने हैं। मैं समझता हूँ कि उनको किसी प्रकार की बाधाएं न आए, इसकी चिंता हम लोग मिलकर करेंगे। निर्माण का काम वो लोग भी शांति से करेंगे और माता पिता भी अपने नई पीढ़ी को देखकर अपने आप को धन्य मानेंगे। इस प्रकार का वातावरण यही भारत को भारत बनाए रखने का सामर्थ्य रखता है। आज चुनौती भारत को भारत बनाए रखने की है। इस बात को सब लोगों ने हृदय से, अंतःकरण से स्वीकार करने की आवश्यकता है। इस अवसर पर मैं शिक्षण प्रसारक सभी पदाधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि मुझे यहाँ आने का अवसर मिला। आप सब लोगों ने शांति से सुना, इसलिए आप लोगों को भी नमस्कार करते हुए मेरी बात पूरी। धन्यवाद सर। अंतर्मुखता एवं मंत्रमुग्धता हमें निःशब्द कर देती है। आपके उद्बोधन के पश्चात हम सभी कुछ ऐसी ही अनुभूति कर रहे हैं। आपके मार्गदर्शन से हमारा वृद्ध शिक्षा जीवन के लिए, जीवन राष्ट्र के लिए फिर से एक बार अधोरेखित हुआ है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
कृतज्ञता और कृतार्थता के उद्देश्य से आयोजित इस संकल्प सिद्धि समारोह के प्रमुख वक्ता एवं उद्घाटक आदरणीय श्री भैयाजी जोशी जी, मंचस्थ मान्यवर एवं सम्मिलित सभी गणमान्य अतिथिगण, शिक्षण प्रसारक मंडल की ओर से हम हृदय से आपका आभार व्यक्त करते हैं और अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। समारोह का समापन शांति मंत्र से होगा। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। धन्यवाद।
धन्यवाद